Hello students, welcome back to my channel Mastering Education today. आज हम BPSE 143 का एक रिवीजन करने वाले हैं कल के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लोगों का कल BPSE 143 का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम एक कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का इसी एक वीडियो में, और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। मैं इसको शॉर्ट रखूँगी ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज स्टेट पॉलिटिक्स। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक आपके सब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है। पहले हम समझते हैं कि स्टेट पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। स्टेट पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, गवर्नेंस कैसी होती है वहां पर, और डेमोक्रेसी ग्राउंड लेवल पर कैसे फंक्शन करती है। हम नॉर्मली नेशनल पॉलिटिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन सच ये है कि डेली लाइफ से डायरेक्टली स्टेट पॉलिटिक्स ही जुड़ी होती है। जैसे कि अगर आप आसपास चीज़ें देखो, अपने हेल्थ, पुलिस, एजुकेशन, रोड्स, लोकल डेवलपमेंट, ये सब कुछ जो है ये स्टेट लेवल ही डिसाइड करती है। तो इस वीडियो में हम इसी स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ना कि नेशनल पॉलिटिक्स। हम अपनी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेट पॉलिटिक्स का क्या काम होता है और कैसे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में और हमारी कंट्री में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स क्या है। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्टेट पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है। स्टेट पॉलिटिक्स का मतलब होता है पावर का यूज और डिसीजन मेकिंग स्टेट लेवल पर। ठीक है, कि पावर जो एक गवर्नमेंट के हाथ में होती है वो, और उससे कैसे डिसीजन मेकिंग करी जाती है स्टेट लेवल पर। इसमें बेसिकली आते हैं स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट के पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन। हर स्टेट का अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसलिए स्टेट पॉलिटिक्स हर जगह सेम नहीं होती। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई स्टडी स्टेट पॉलिटिक्स, स्टेट लेवल पॉलिटिक्स, यानी कि स्टेट लेवल पॉलिटिक्स को पढ़ना क्यों जरूरी है आपके लिए। इसका बहुत इजी जवाब है। देखो, क्योंकि आम आदमी की जिंदगी डायरेक्टली स्टेट पॉलिटिक्स से अफेक्ट होती है। स्कूल, हॉस्पिटल, राशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सब कुछ जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। साथ ही हर स्टेट की कल्चर, लैंग्वेज और सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे कि हमें पता है, यहाँ तक कि आप वेदर भी अलग एक्सपीरियंस करते हो, आप हवा भी अलग एक्सपीरियंस करते हो। अभी अगर हम करंटली दिल्ली में देखें तो पोल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम बन गया। तो ये यहाँ पे स्टेट पॉलिटिक्स का हमारी, क्योंकि पोल्यूशन की प्रॉब्लम दिल्ली में है। अगर हम साउथ की जितनी भी स्टेट्स जाके देखें वहां पे नहीं है, तो यहाँ पे स्टेट पॉलिटिक्स का काम होगा, है ना। इसलिए हमें स्टेट पॉलिटिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इसको इंडियन फेडरलिज्म से कैसे लिंक कर सकते हैं। देखो, हमें पता है कि इंडिया एक क्वासी फेडरल सिस्टम फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर होती है, लेकिन सेंटर थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को डिवाइड कर रखा है, जिसमें स्टेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली अगर हम देखें लॉ एंड ऑर्डर में और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में। सेंटर पॉलिसी बना तो देता है, लेकिन वो स्टेट में लागू कैसे हो रही है, चल कैसे रही है, वो फॉलो हो रही है या नहीं, ये सब स्टेट पॉलिटिक्स देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। या तो आपको किसी एक अप्रोच पे क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर वो बोलेंगे कि डिफरेंट अप्रोचेस बताओ जो स्टडी करने में हेल्प करती है स्टेट पॉलिटिक्स की। ठीक है, अब देखो, हम देखते हैं कि स्टेट पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए बहुत अलग अलग अप्रोचेस यूज होती हैं। सबसे पहले आपकी आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। इस अप्रोच में हम स्टेट पॉलिटिक्स को कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और लॉज के थ्रू समझते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स क्या हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको क्या अथॉरिटी दे रखी है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी रिटन बुक है, रिटन लॉ बुक है, उसमें से देखा जाता है कि स्टेट को क्या क्या पावर दी जाएगी, स्टेट क्या क्या डिसीजन मेकिंग कर सकता है, क्या उसकी ड्यूटीज है। ओके, फिर हम आते हैं इंस्टीट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चरल अप्रोच पर। इसमें फोकस होता है फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पर, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, कि हम लोग सबसे ऊपर जैसे सीएम को रखते हैं, फिर उससे नीचे कौन आएगा, उससे नीचे कौन आएगा। हम एक तरह हर एक को अपना अपना काम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है,
ये अप्रोच ये देखता है कि इंस्टीट्यूशंस का डिजाइन पॉलिटिक्स और गवर्नेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि ये सब चीजें कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। ओके, थर्ड अप्रोच हमारी आ जाती है मार्क्सियन या फिर नियो मार्क्सियन अप्रोच। ये अप्रोच स्टेट पॉलिटिक्स को क्लास रिलेशंस और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के एंगल से देखती है। कहीं पे भी कार्ल मार्क्स की बात होती है, मार्क्सियन मतलब कार्ल मार्क्स की अप्रोच है। ये इंसान हमेशा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स पे जाता है, पैसों पे जाता है, हर चीज को क्लास के बेसिस पे रखता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे पॉलिटिक्स को क्लास के रिलेशंस और इसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से देखते हैं, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि लैंड रिलेशंस कैसे हैं, कैपिटलिज्म और सोशल हायरार्की स्टेट के पॉलिटिकल डिसीजंस को कैसे शेप करती है। यानी कि अगर मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो अगर अंबानी मुंबई में रहता है तो अंबानी एक बहुत ही हायर क्लास, बहुत अपर क्लास का है, तो उसका वो इतना हमारी कंट्री का एक वन ऑफ द टॉप बिलियनियर है, तो उसके पास जो पैसा है वो हर चीज की डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, पॉलिसी के चॉइसेस में जो है इन्फ्लुएंस करता होगा। तो हम उस अप्रोच से पढ़ते हैं स्टेट पॉलिटिक्स। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि अगर हम बात करें कि कैसे पावर्स कैसे कैसे बटी हुई हैं, किस किस को क्या पावर मिली हुई है हमारी कंट्री में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पता है, अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड किया है, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज ये सब आता है। आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए। आप अगर एग्जाम में इसे उल्टा सीधा लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ये गलती नहीं करके आनी, आपको पता होना चाहिए कौन सी लिस्ट में क्या आ रहा है। अगर हो सके तो एक ना निमोनिक बना लो, जैसे कि यूनियन लिस्ट है तो उसमें डी, एफ और आर, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज। स्टेट लिस्ट में पुलिस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, PHAL, फल। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन। अडॉप्शन चाहे हटा भी दो, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, EFM। ऐसे करके याद रखोगे तो तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। अब हम देखें, अगर मैं बताऊं तो यूनियन लिस्ट में जो है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स ये हैं। स्टेट लिस्ट में देखो, स्टेट लिस्ट का पावर किसके पास होता है, बेसिकली स्टेट वालों के पास। कॉन्करेंट का पावर किसके पास होता है, दोनों के पास। और यूनियन का सेंटर के पास। ओके, अब हम देखते हैं ये पावर्स में भी अलग अलग आ जाती हैं। सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो स्टेट एग्जीक्यूटिव अपने एरिया के पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। इसमें गवर्नर, प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड गवर्नमेंट का हेड होता है। ओके, ये सब बेसिकली बताते हैं कि कौन हेड होएगा, उसकी पावर्स क्या होगी, वो सब। फिर हम देखें फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स के केस में स्टेट्स लैंड टैक्स, एग्रीकल्चर, सेल्स पर टैक्स ये सब लगाती है स्टेट। और फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट्स के बीच में रेवेन्यू बताती है कि कौन कितना रेवेन्यू का शेयर रखेगा। ओके, और जो भी पावर्स किसी भी लिस्ट में नहीं आती, इन दोनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं आती, वो आती है रेसिड्यूरी पावर्स में, जो सेंटर के पास होती है बेसिकली। इसी वजह से इंडिया को क्वासी फेडरल स्टेट कहा जाता है। ओके, इजी टॉपिक थे, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और सेंटर स्टेट रिलेशन, कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या क्या हुई है इसमें। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट ने बेसिकली अर्बन लोकल बॉडीज जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। इससे एक हमारे पास थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस स्ट्रांग हो गया, यानी कि सेंटर स्टेट और फिर ये नीचे आ जाती है म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह, ठीक है। इसका इम्पैक्ट लोकल गवर्नेंस पे भी हुआ। यहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस मैंडेटरी हो गए, रिजर्वेशंस प्रोवाइड की गई और स्टेट फाइनेंस कमीशन बन गई, ठीक है। अर्बन बॉडीज को अपने लोकल इश्यूज हैंडल करने के लिए एक नई पावर मिल गई थी। ओके, फिर आता है GST काउंसिल एंड फाइनेंशियल रिलेशंस। GST काउंसिल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर टैक्स डिसीजन लेते हैं, जो कि कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट बनाता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं पार्टी सिस्टम एंड पॉलिटिकल चेंज, कि कैसे हमारी कंट्री में पार्टी सिस्टम वर्क करता है और इससे क्या क्या पॉलिटिकल चेंज आया है। अगर हम अभी की बात करें तो इंडिया में नेशनल पार्टीज जैसे कि कांग्रेस और BJP होते हैं, जो मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं
और रीजनल पार्टीज में आपकी आ जाती है डीएमके, टीएमसी, टीडीपी। ये सारी जो है रीजनल पार्टीज है, किसी किसी रीजन में डोमिनेट करते हैं ये लोग, वहां पे स्ट्रांग होती हैं क्योंकि ये लोकल कल्चर और लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, शुरू के टाइम में अगर हम देखें ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम से, तो शुरू के टाइम में इंडिया में कांग्रेस डोमिनेंस था, स्पेशली इंडिपेंडेंस के बाद से 1960s में जाकर। लेकिन टाइम के साथ मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन आई और कोलिशन पॉलिटिक्स बढ़ी। कोलिशन पॉलिटिक्स यानी कि आपका सारी पूरी कंट्री पे एक ही पार्टी का रूल नहीं है, मिलकर पार्टीज रूल कर रही है। ओके, कांग्रेस सिस्टम का डिक्लाइन देखें अगर हम, तो कांग्रेस सिस्टम का डिक्लाइन इंटरनल फैक्शनलिज्म, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और रीजनल मूवमेंट की वजह से हुआ था। बिकॉज लोगों ने इनको काफी ज्यादा बोल दिया था कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करने लग गए हैं, मुस्लिम हिंदू डिवाइड करने लग गए हैं और ये रीजनल मूवमेंट्स कर रहे हैं और वोटर प्रेफरेंसेस को चेंज कर रहे हैं काफी जगह पे। ओके, अगर यहाँ पे आप देखो तो इतनी हमारे पास रीजनल पार्टीज हैं, इतनी नेशनल पार्टीज हैं और इतनी हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। यहाँ पे ये पता होना चाहिए, अगर आप फैक्ट्स मेंशन करके आते हो तो एग्जामिनर पे एक अच्छा असर पड़ता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं कोलिशन पॉलिटिक्स इन स्टेट्स। अभी मैंने आपको बताया था कोलिशन क्या होता है। कोलिशन पॉलिटिक्स का मतलब होता है जब एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती और मल्टीपल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। ओके, अगर हम देखें ग्रोथ देखें इसका, तो 1990s के बाद कोलिशन गवर्नमेंट स्टेट्स में कॉमन हो गई। इसके रीजन है फ्रेगमेंटेड वोट बैंक्स, ठीक है, कास्ट और रीजनल आइडेंटिटीज और कांग्रेस डोमिनेंस का डिक्लाइन होना। काफी जगह लोग कास्ट के बेसिस पे वोट देते हैं, तो अगर उनकी ही कास्ट का कोई लीडर खड़ा हो जाए तो वो ये नहीं देखेंगे कि कौन सी पार्टी है क्या, वो उसी को वोट देंगे जाकर। ठीक है, इसमें कॉजेज वगैरह हमने अभी देख लिए, वोट बैंक ये सब मैंने अभी बताया तुम्हें। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? कोलिशन गवर्नेंस में नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी पॉलिसीज जो है वीक हो जाती है, क्योंकि आपका सेंटर एक जगह अलग है, स्टेट पॉलिटिक्स अलग है, स्टेट में कोई और पार्टी रूल कर रही है, सेंटर में कोई और, तो इसलिए हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मेंटेन करके चलना पड़ता है। ओके, अब हम आ जाते हैं लीडरशिप एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे। देखो, स्टेट लीडरशिप टाइम के साथ चेंज हुई है। शुरू में लीडर्स जैसे कि यहाँ पे बता रखे कामराज, वाई बी चवन, वी सी रॉय, ये जो थे ये स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर्स थे स्टेट पॉलिटिक्स में। ठीक है, अब लेटर पीरियड में अगर हम देखें तो कास्ट बेस्ड लीडर्स और रीजनल स्ट्रॉन्गमैन आ गए हैं। बैकवर्ड क्लासेस के लीडर्स ने अपर कास्ट डोमिनेंस को चैलेंज करा और आज इलेक्शंस जो हैं वो ज़्यादा स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज पे होते हैं। ठीक है, देखा जाए जैसे कि वेलफेयर स्कीम्स, लोकल लीडरशिप पर फोकस करा जाता है, तो ये काफ़ी कुछ चेंज हुआ है इलेक्टोरल डायनेमिक्स में, क्योंकि आजकल लीडर्स सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं खड़े होते कि कौन कितना पढ़ा हुआ है, किसके पास ज़्यादा पावर है, किसके पास ज़्यादा पैसा है, कौन किसको इंटरेस्ट को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये सब होता है। कास्ट अभी भी इलेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये आपको पता ही होगा। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड वोट बैंक्स बनते हैं, लोग अपने कास्ट वाले को देखकर बिना सोचे समझे वोट्स देते हैं, और अभी ये हमने बिहार के इलेक्शंस में होते हुए देखा है ना। मीडिया और टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पैक्ट रहता है, स्पेशली सोशल मीडिया, क्योंकि पॉलिटिकल कैंपेनिंग बिल्कुल चेंज कर दी गई है। लोग न्यूज़ से ज़्यादा अब सोशल मीडिया से अफेक्ट होते हैं। ओके, अगर हम देखें ऑटोनॉमी मूवमेंट्स एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे से पक्का क्वेश्चन आना चाहिए। ओके, अगर हम देखें तो सब रीजनल ऑटोनॉमी डिमांड्स, इंडिया में सब रीजनल ऑटोनॉमी मूवमेंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं गोरखालैंड, विदर्भा और सेपरेट स्टेट डिमांड्स। ऐसे ही तेलंगाना का जो है सेपरेट हुआ था बिकॉज उनने सेपरेट स्टेट का डिमांड करा था। नॉर्थ ईस्ट में एथनिक पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा है, तो इन लोगों को अपना अलग से स्टेट चाहिए, अपनी अलग से पॉलिटिकल डिमांड्स हैं इनकी। और आर्टिकल 371 जो आया था और 6 शेड्यूल, इन्होंने स्पेशल प्रोविजन भी नॉर्थ ईस्ट वालों को प्रोवाइड करे हैं। ओके, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एंड पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1956 के बाद स्टेट्स जो है लैंग्वेजेस के बेसिस पर बने, लेकिन सब लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी आज भी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। यानी कि एक मेन लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन उसके नीचे जो सब लैंग्वेजेस हैं जैसे कि तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटीज प्ले करती हैं और ये पॉलिटिक्स को बहुत अफेक्ट करती हैं। ओके, अगर हम देखें तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आपका टेंशन क्रिएट करती है नेशनल इंटीग्रेशन में, क्योंकि लोग जो हैं काफ़ी बार सिर्फ आइडेंटिटी देखकर, इंसान का बैकग्राउंड नहीं चेक करते, कुछ नहीं देखते। लोग ज़्यादातर देखते हैं कि अच्छा ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से खड़ा हुआ है तो मैं इसको वोट दे दूंगा।
इससे हमारी जो है एक इलेक्शन पॉलिसीज जो है खराब हो रही हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं दिख रही हमें। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट मॉडल्स एंड रीजनल वेरिएशंस। ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या फेमस डेवलपमेंट मॉडल्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पंजाब मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। पंजाब मॉडल एग्रीकल्चर लेड डेवलपमेंट पर बेस्ड है, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन जिससे काफ़ी स्ट्रांग हुआ था, लेकिन आज एनवायरमेंटल इश्यूज और एग्रेरियन डिस्ट्रेस भी देखने को मिलता है इसकी वजह से, बिकॉज एनवायरमेंट बहुत डिग्रेड हुआ है। अगर हम केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट देखें तो इसने ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस करा था, जैसे कि हाई लिटरेसी, गुड हेल्थ केयर, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी। इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गया, लेकिन सोशल इंडिकेटर्स काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, जैसे कि केरला हमें पता है कि काफ़ी लिटरेट स्टेट है। ओके, टू पार्टी सिस्टम्स अगर हम देखें काफ़ी आजकल देखने को मिलती है, कुछ स्टेट्स में टू पार्टी सिस्टम स्टेबल है, जैसे कि केरला में एलडीएफ और यूडीएफ है, गुजरात का इंडस्ट्रियल मॉडल, तमिलनाडु की द्रविडियन पॉलिटिक्स और वेस्ट बंगाल का लेफ्ट फ्रंट। ये सब जो है लेगेसी पे चलते आ रहे हैं, है ना, ये काफ़ी टाइम से चलते ही आ रहे हैं, तो ये चीज़ सेम ही रह रही है। अगर हम देखें ओवरऑल हमारे टेक अवे स्टेट पॉलिटिक्स पे, तो स्टेट पॉलिटिक्स ने इंडिया फेडरलिज्म, डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी का एक रियल रिफ्लेक्शन दिखाता है कि कैसे हम लोग मिलके रहते हैं। स्टेट में कोई भी अगर हो पार्टी, सेंटर पे अगर अलग हो तो भी यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है, और दोनों कोऑपरेट करके चीज़ों को फाइनलाइज करते हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमें कोलिशन के डायनेमिक्स देखने को मिलते हैं, पार्टी सिस्टम्स काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलते हैं। ओके, ये हो गया आपका बीपीएससी 143 का एक रिवीजन अच्छा खासा। इससे आपका 70 to 80% जो है कवर अप हो गया है। क्वेश्चन इन्हीं में से घूम फिर के आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो का ये जो पीडीएफ है ये चाहिए हो, तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, और मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।